कि अगर हम अल्लाह को याद नहीं रखते, अल्लाह को अपने अंदर नहीं रखते, तो हम मुसलमान नहीं हैं। कलमा पढ़ लेने से तो मुसलमान नहीं हो सकते। काफरों ने भी कलमे पढ़े हैं, हिंदुओं ने भी पढ़े हैं, उनको भी कलमा आता है, कितने लोगों को आता है, लेकिन उसका मतलब क्या है उसको ज़हन में रखें और फिर अल्लाह को याद रखें। आज जो अल्लाह की सिफत है अल-मुतालो, अल-मुतालो, अब देखिए इसका मतलब है सबसे बड़ा, हाई, अलमाइटी, कि जितना आप अल्लाह को बड़ा कर सकते हैं अल्लाह उससे भी बड़ा है। यहाँ मुस्लिम डॉक्टर बैठे हैं, हर एक की सोच, हर एक का विजन, हर एक का फहम, हर एक का अदराक मुख्तलिफ है, लेकिन अपनी अपनी सोच में, अपनी विजन में अल्लाह को आप बड़ा करके रखें। कि अल-मुतालो का मतलब है, कुरान का लफ्ज़ है, अल्लाह का नाम है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के बराबर कोई नहीं हो सकता। असल मतलब ये, और ये जितनी कायनात में काम हो रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं इशारे कर रहा हूँ, ये अल्लाह ने मुझे ताकत दी हुई है तो मैं कर रहा हूँ। आज से 20 साल पहले मैंने जब पहला लेक्चर दिया था, उस वक्त ज़हन में आता था कि या अल्लाह मुझे क्या पता है कि मैं कितने लेक्चर दे सकूँगा, कितनी ज़िंदगी है, कितनी सेहत है, लेकिन अल्लाह का करम है कि लगातार सिलसिला चल रहा है लेक्चर्स का। आज लेक्चर्स की तादाद 200 से भी ज़्यादा है मेरे, और बीच में छुट्टियां आई हैं, जैसे कभी रमज़ान में मतलब कहीं बाहर चला गया, उम्रे पे चला गया, कभी कोई ईद वाला दिन आ गया तो छुट्टी होगी। लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये है कि जो मैंने डे फिक्स किया हुआ है, जैसे आज 14 अगस्त थी, पिछली आपको पता है कि 10 थी सेकंड संडे और वो ईद का दिन था, वो मुनासिब नहीं था कि उस दिन मैं करता, लेकिन आज 14 अगस्त की खुशी में तो हम कर सकते थे। हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, 14 अगस्त में लेक्चर भी हो सकता है, मैंने रखा। मैं चाहता छुट्टी कर देता कि 14 अगस्त को छुट्टी होती, नहीं, होम्योपैथी फर्स्ट है, बाकी काम बाद में। तो होम्योपैथी को प्रायोरिटी पे रखें, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो आपकी दुनिया के कामों की है उसको, होम्योपैथी को उसको फर्स्ट नंबर पे रखें। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आप में देखेंगे पढ़ने की ख्वाहिश ज़्यादा पैदा होगी, सीखने की ख्वाहिश पैदा होगी, सब कुछ होगा। मैं अगर रोज़ एक दवाई ना पढ़ूँ, 2 ना पढ़ूँ, मुझे नींद भी नहीं आती, ये शुरू से रूटीन, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं सो जाऊँ। और अगर बात का नींद भी आ रही हो, आंखें बंद हो रही, तब भी किताब खुली हो, एक आदत पड़ गई, और उसमें से अब जस्तजू होती है कोई नई इलामत मिले, और यकीनन हर पुरानी मेडिसिन से भी नई इलामत मिलती है। और फिर अल्लाह का करना होता है कि शायद अगले दिन ही वो पेशेंट भी आ जाए, अगले 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, और फिर वो दवाई काम भी करती है। क्योंकि एक तो आपने स्टडी की, आपने कभी ऐसे मरीज तो बहुत आते हैं, ये इलामतें तो बहुत आती हैं, और फिर आपने जहन बना लिया कि अब कोई आएगा मैं दूंगा। आपका जहन में इतनी स्ट्रांग वो दवाई थी कि वो जो दवाई आपके जहन से निकलेगी, आपके हाथ से निकलेगी, प्रेस्क्राइब होगी, आप उसको मरीज़ को बताएंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, दवाई जहन में आई हुई है। हिस्ट्री तो मरीज़ की बीमारी की वेव्स को ओवरकम करते हुए अल्लाह ताला उसको शिफा देते, शिफा फिर मिल जानी बल्ला। कितने ही पेशेंट रोज़ होते हैं BCO, हम कहते हैं ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल दवाई दी, जो मेडिसिन सोची पोटेंसी उसकी नहीं ठीक हो रहा, और कितने ही ऐसे जिनके मतलब हम नहीं सोचते कि ये शायद ठीक ना हो, इसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, नहीं होगा, वो ठीक हो जाता है। तो शफा मिल जानी अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह को याद रखिए। और ये देखिए कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने इंसान को बनाया, जो अपनी सिफ़ात दी हुई हैं उसने इंसान के अंदर अपनी सिफ़ात दी हैं, और हम उनको अवेल नहीं करते, हम उनको प्रूव नहीं करते, उनको आजमाते नहीं। आप आजमा के देखें, अल-मुतालो कहने से आप अल्लाह से बड़े नहीं होंगे, लेकिन इंसानों से बड़े हो जाएंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप अल-मुतालो का मतलब देखेंगे ज़ेब क्या है कि सब बड़ा, सबसे बड़ा अल्लाह सबसे बड़ा है, आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, आपके हिस्से में कुछ ऐसे काम आ जाएंगे, कोई ऐसी सोच आ जाएगी, कोई ऐसा मंसूबा आ जाएगा
कि आपका वो काम होने पे आप भी बड़े हो जाए। कितने दोस्त बन जाते हैं, लेकिन हम दोस्त को नहीं कह सकते कि इसके साथ ही सारा काम होना, काम अल्लाह ने कर लिया। आपके कुलीग होंगे, आपके रूममेट होंगे, क्लास फेलो होंगे, आपके ट्रैवल वाले होते हैं, सफरी दोस्त हो जाते हैं, उनके साथ मिले, बड़ी दोस्ती हो गई, हज उम्रे पे गए, वहाँ दोस्ती हो गई। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि अब इस वजह से मेरे काम निकलेंगे, इस वजह से निकलेंगे, इस वजह से, ऐसा नहीं है। आपकी मसाइल, आपकी मुश्किलात का हल अल्लाह के पास है, अल्लाह ने ही करना है। और कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब किसी ने दुआ की तो ऐसा आउट ऑफ चैनल से वो काम हुआ कि हम खुद हैरान हो गए, ये काम कैसे मुमकिन हो गया। कितनी दफ़ा हुआ कि जब अल्लाह को सामने रखते हो, आप अल्लाह से सही दुआ मांगते हैं, तो वो जिस चैनल से भी आती है और वो दुआ कबूल हो सकती है। इसलिए अल-मुतालो, अल्लाह सबसे बड़ा है, इंसान उसके बाद अशरफ मखलूक़ात है, फिर इंसान के नीचे सब चीज़ें हैं। जितनी फिर जो दूसरी मखलूक़ात हैं, जानवर हैं, आपके नबातात हैं, जानदार हैं, समुद्री जानवर हैं, ये सारे आपसे नीचे हैं। इवन ये जो जिन होते हैं कि फरिश्ते ऊपर से कह रहे होते हैं, या अल्लाह हमें इंसान बनाया होता ताकि हम भी ये काम करते। हम तो ये काम ही नहीं कर सकते। जिस तरीके से तवाफ करते हुए ये तेरा बंदा रो रहा है, जिस तरीके से सही कर रहा है ये बंदा, जिस तरीके से शैतानों को कंकरियां मारी है इसने, जिस तरह इसने 5 दिन गुजारे हैं, जो मुनासिक इसने गुजारे हैं, ये तो हमसे भी बढ़ चुका है। सब कुछ पता होते, आपके पास सब कुछ सपोर्ट होते, हालात होते, वसाइल होते, आप सारे बुरे काम, बुरे ख्यालात, बुराइयों को छोड़ के, बुराई सोच, नेगेटिव सोच को सोच के बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ आते हैं, आपका मुकाम कहाँ ऊपर हो जाता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कितनी दफ़ा अल्लाह से फरमाया, या अल्लाह ताला मुझे इंसान बना। अल्लाह ने क्या, क्यों? कि जब मैंने देखा कि इंसान ये काम करता है, तो आपके कितने फरिश्ते उसके पीछे दुआओं के लिए चलते हैं, तो मुझे रश्क आता है उस वक्त इंसान पे। तो नेकी सोचें, नेकी करें, पॉजिटिव थिंक करें, पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे। इंसान फिर इंसान है, गलती होती है, लेकिन अगर आप गलती करके फ़ौरन इस्तग़फ़ार करते हैं, उसका कफ़ारा अदा करते हैं, तो वो गलती भी माफ़ हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी को आज रोटी खिला रहे, किसी को कल रोटी खिला दी, किसी को जूते ले दिए, किसी को किताबें ले दी, किसी की हेल्प कर दी, किसी की बच्चे की शादी कर दी, फिर भी किसी की शादी का खर्चा उठाया है, किसी बेवा की मदद की है, किसी के बच्चों की मदद की है, उसके बाद भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना कि अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें, कहीं कोई गलती ना हो गई हो इसमें, कहीं मगरूरियत ना हो गई हो कि जी हाँ जी मैंने बहुत नेक काम कर दिया। इसलिए इस काम के बाद भी अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें, अगर अल्लाह के नज़दीक होना है। इसलिए आप देखें कि बस अल्लाह ही है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरी हरकत हैं, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई है। आपको आपने नियत की, अल्लाह ताला ने उस नियत के आगे रास्ते बिल्कुल खोल दिए, क्योंकि सारे काम अल्लाह करता है। अभी अगर किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाए, क्या करेंगे? सेहतमंद इंसान हमने देखे हैं कि अभी मिल के गया, पता चला कि घंटे बाद अस्पताल बैठा, ब्रेन हैमरेज हो गया। क्या कर सकता है बंदा? आप इसी पे सोच लो, कितने बड़े बड़े डॉक्टर ब्रेन हैमरेज हो गए, कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को आईसीयू में एडमिट हुए हैं, ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, और हार्ट अटैक हुआ, वहीं मर गए डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में। ये अल्लाह के करम, ये अल्लाह के शब्द है। इसे अल्लाह आपका दोस्त बन जाएगा। और फिर हर एक का शुक्रिया अदा करें, चाहे इतना सा बच्चा भी आपको कुछ ला के देता है, उसका भी शुक्रिया अदा करें। कोई बड़ा आदमी करता है, उसका भी शुक्रिया अदा करें। कोई रास्ते से हटता है, आप आ रहे हैं, उसका भी शुक्रिया अदा करें। कोई अनजाना आदमी आपको मुस्कुरा के देखता है, उसका भी शुक्रिया अदा करें। इस शुक्रिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना आपका बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि अल्लाह को वो बड़ा पसंदीदा बंदा बन जाता है, और फिर नेमतें खुल जाती हैं। तो अल-मुतालो का जिक्र ज़रूर करें,
इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अब हम माइंड पे आएंगे, क्योंकि हस्ब रवायत हम एक माइंड सिस्टम जो कि बहुत ज़रूरी होती है। और मैं आपको बताऊं कि माइंड के बगैर होम्योपैथी प्रैक्टिस करना इज नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, कामयाबी नहीं होगी। अगर आपने माइंड की सिम्टम नहीं ली तो आप समझें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। माइंड के सिम्टम आपको अक्यूट केसेस में भी मिल सकती है और क्रॉनिक केसेस में मिल सकती है। अक्यूट क्रॉनिक बेशक वक्त हो जाता है कि उसको दमा है 20 साल से, अटैक हुआ, अक्यूट क्रॉनिक इकट्ठा हो गया, तब भी इसमें आपको माइंड सिम्टम मिलेगी तो मरीज मुकम्मल ठीक होगा। अब माइंड क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी बड़ी नेमत दी है, एक सेहतमंद माइंड देके, एक सेहतमंद दिमाग देके। अब देखिए, मैं यहाँ सामने दरवाजे को देख रहा हूँ, अल्लाह की कुदरत देखिए। आपके साथ भी यही है कि आप भी यहाँ खड़े हों, आप दरवाजे को देखो, मुझे सबके चेहरे नजर आ रहे हैं, सबके चेहरे भी मैं देख रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा भी है कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है और कौन हरकत कर रहा है नहीं कर रहा, हालांकि मैं देख पा रहा हूँ। अब आपने दिमाग को सोच लें कि आपकी जो दिमागी कुव्वत है, पावर ऑफ माइंड है, जिसको 4 डायमेंशन पावर कह सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। वर्ड ऑफ पावर ऑफ वर्ड, आपके अल्फाज की जो पावर है वही आप नहीं सोच सकते कि कितनी पावर है। आप के जो अल्फाज हैं, अगर मैं अभी किसी को कहता हूँ ये दूसरे शहर से आए हुए हैं, शावर से आए या हरीपुर से, इनको मैं कहता हूँ आई हेट यू यार, क्या करते हो, सिर्फ क्या कहा मैंने, 2 लफ्ज बोले हैं, यहाँ से नहीं आएंगे। और अगर मैं इनको कहता हूँ आई लव यू, ये अगर हरीपुर से गिलगित भी चले जाए तो वहां से भी आएंगे। क्या है? पावर ऑफ वर्ड है ये। आपने दो लफ्ज बोले हैं ना, तो क्या हुआ? तो इसी तरह जब अंदर से आप कहते हैं आई लव यू और अंदर से आप कहते हैं आई हेट यू, तो वो अल्फाज अपने असरात रखते हैं, तो अपनी ताकत रखते हैं। मैंने कोर्स किया हुआ है 4 डायमेंशन माइंड पावर का, रैकी भी की हुई है। उसमें माइंड पावर का टेस्ट होता है, पूरा कोर्स हो के फिर टेस्ट क्या होता है कि 2 बैठ जाएंगे कोर्स करने वाले पार्टिसिपेट, अननोन जो एक दूसरे को नहीं जानते, वो बैठाएंगे, जैसे आप बैठ गए, आप मुझे कहेंगे जिसके बारे में आप जानते हैं कि आपके भाई हैं, लाहौर में हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये हमारा आखिरी टेस्ट होता है और जो पास होता है उसको सर्टिफिकेट मिलता है। मैं इनको नहीं जानता, ये सिर्फ टेस्ट में से मेरे कोर्स में आए हुए हैं। अब हमारा आखिरी हो रहा है सेगमेंट, उसमें कहा जी मेरे भाई इस वक्त क्या कर रहे होंगे। उस वक्त आप इतने चार्ज हुए होते हैं उस कोर्स में, आप फ़ौरन जब आप सोचते हैं कि इसका भाई कैसा होगा, तो आपके माइंड में उसकी शक्ल आ जाती है। जब आप सोचिए कि वो क्या कर रहा होगा, तो वो इस वक्त बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, कहीं गया हुआ है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ये माइंड ऐसी चीज़ है कि आपकी हर जगह पहुंचती है और विदाउट एनी टाइम, सबसे जल्दी। इसी तरह हमारे वहाँ जो एक हुआ था टेस्ट हुआ, तो अब जो दूसरा बंदा था उसने कहा तुम्हारा भाई तो अस्पताल में पड़ा। उसने कहा नहीं, मेरी तो अभी 3 घंटे पहले बात हुई है। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि उसको प्लस्तर लग रहा है और वो अस्पताल में पड़ा हुआ। सारे हैरान। वो जो हमारे करवा रहा था प्रोफेसर मोईज़, वो भी हैरान। उन्होंने कहा ये फ़ोन करो, भाई को फ़ोन किया, वाकई वो हॉस्पिटल में था, उसका 3 घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ था अस्पताल में। तो ऐसे वाक़यात वहाँ हुए हैं सबके साथ। तो इसलिए माइंड पावर जो है, आप ये देखिए कि अगर
आप किसी को दिल से याद करें माइंड के साथ, तो बंदा आपके पास आप पहुंच भी जाता है। उसका फ़ोन आ जाएगा, कोई इतला आ जाएगी, वो आ जाएगा, बात हो जाएगी, कोई ना कोई हो जाता है। तो माइंड पावर जो है ये, इसकी ताकत बहुत है, और माइंड की वजह से आप जब दवाई सेलेक्ट करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। आज का मैंने रखा हुआ माइंड का रूब्रिक है अब्यूजिव, गालियां निकालना, क्योंकि ये हमारे हर चौथे बंदे में आम है। आपके पास ऐसा पेशेंट आएगा कि वो बात करते हुए गाली निकालेगा, हालांकि ये बड़ा गैर महज़ब तरीका है, गैर इखलाकी है, अनइथिक है कि आप डॉक्टर के सामने भी गाली निकाल रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट लेने आए हैं, किसी की अपनी बीवी की दवाई लेने आए हैं, अपनी लेने आए हैं, बेटा बेटी की, लेकिन आपके मुंह में गालियां आ रही हैं। इस रोब्रिक में, अब्यूजिवनेस में, जब हर दूसरे जुमले पे, हर चौथे जुमले पे आदमी अब्यूज़ करेगा, वो उसके अंदर फिट हो चुकी है। उसका जो लाशऊर है वो उसमें, जो सब कॉन्शियस है उसमें फीड हो चुकी है, वो गाली के बगैर बात नहीं कर सकती। घर में भी बैठा होगा, उसको नहीं पता यहाँ लेडीज बैठी है, फलां बैठे, वो गाली निकालेगा, क्लिनिक भी बैठ के तो गाली निकालेगा। तो ऐसे आदमी आते हैं, लेकिन अगर वो गाली आपके बैठे 2-4 दफ़ा निकाल चुका है, आपको नहीं निकाली, अपनी वो कहने में निकाल रहा है, किसी को निकाल रहा है कि इसको मैंने फलां को साथ गाली निकाली, कि कितनी दफ़ा कहा है ये जाए, फलां को साथ गाली निकाली, उतनी दफ़ा कहा है। तो ऐसा आदमी के लिए जब तक आप उसकी माइंड को देख के मेडिसिन नहीं देंगे, चाहे वो आपके पास आर्थराइटिस के लिए आया है, चाहे वो किसी किस्म की एलर्जी के लिए आया है, चाहे कोई सिमेटिक प्रॉब्लम के लिए आया है, चाहे वो आपके लिए एजोस्पर्मिया के लिए आया है, ओलिगोस्पर्मिया के लिए आया है, टेट्रास्पर्मिया के लिए आया है, चाहे वो वीकनेस के लिए आया है, चाहे वो मेमोरी वीकनेस के लिए आया है, जिस बीमारी के लिए भी आया है, आपको पहले उसकी अब्यूजिवनेस देख के वो दवाई देनी पड़ेगी। तो फिर आप देखें कि उसकी ये चीज़ भी ठीक हो सकती है और बाकी बीमारी भी ठीक हो सकती है। अब इसमें जो सबसे बड़ी दवाई आती है कैमोमिला, वो आप उसको सीएम में देंगे। और याद रखें कि ऐसी माइंड सिम्टम में जब आप मेडिसिन देंगे तो लो पोटेंसी काम नहीं करेंगे, आपको हाई पोटेंसी देनी पड़ेगी। हाई पोटेंसी क्यों बनी है? आखिर क्या डॉक्टर हानेमन साहब, डॉक्टर केंट साहब, डॉक्टर बोनेनगासन, डॉक्टर क्लार्क, डॉक्टर बर्नेट हमसे भी अनपढ़ थे? वो नहीं, वो हम सबसे बहुत लायक थे। उस वक्त के ज़माने जिन्होंने बुक्स लिखी, जो आज भी मुकाबला कर रही है नई बुक्स में, उनका विजन कितना स्ट्रांग होगा, कितना ब्रॉड होगा, ज़रा सोचिए। इतना ब्रॉड विजन कि आज की बात भी ठीक आ रही है। जब उन्होंने पोटेंसियाँ हाई बनाई तो आखिर क्यों बनाई? उनको नहीं डर था कि हाई पोटेंसी नुकसान करेगी और मरीज को नुकसान होगा? उन्होंने तो किसी किताब में नहीं लिखा कि हाई पोटेंसी नुकसान किया और या नुकसान करती है, किसी ने नहीं लिखा। हाँ, ये ज़रूर लिखा है कि ऐसे अनपढ़ डॉक्टरों से अल्लाह मरीजों को बचाए कि जो बात बात पे दवाई चेंज कर देते। टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेके एक दवाई दे के साथ ही अगर चेंज करेंगे तो उन्होंने लिखा है कि ऐसे बंदों से बचाएं जो हाई पोटेंसी भी फौरी तौर पे चेंज करेंगे। इससे बेहतर है कि उस मरीज़ को हब्शियों के हवाले कर दे कि उस तरह से उसकी खालत हो। हालांकि ऐसा नहीं होता, इतना सीवियर रिएक्शन कभी भी नहीं होता, लेकिन केस नहीं ठीक होता, वो मरीज़ ठीक नहीं होता। इसलिए टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आपको लेनी है, माइंड की सिम्टम लेनी है। दूसरी दवाई जो है अब्यूजिवनेस की लाइकोपोडियम है। तीसरी दवाई टैरेंटोला है। ये 3 दवाइयाँ आप, अगर कैमोमिला मैंने कहा है, लाइको का है, टैरेंटोला का है, अगर आप थोड़ा सा उसे पूछ लें कि कैमोमिला में ज़िद भी है,
लड़ाका भी है, मानता भी नहीं है, तो फिर कैमोमिला ही उसकी दवाई देंगे। और अगर लाइकोपोडियम के बारे में पूछेंगे कि हाँ भी मीठा भी खाता है, इसकी प्रॉब्लम्स, इसकी तकलीफ, एग्रीवेशन 4 to 8 PM है, तो फिर लाइकोपोडियम भी काम करेगा। लेकिन अगर आप ये वैसे भी देंगे तब भी ये काम करेंगे, लेकिन फिर टोटलिटी सिम्टम वाली बात नहीं आएगी। आप अगर पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर। वैसे और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं, एनाकार्डियम भी है, फिर सल्फर भी है, लेकिन उनका फिर फर्स्ट ग्रेड नहीं है, सेकंड है, थर्ड है, नॉर्मल ग्रेड है। लेकिन ये जो दवाइयाँ आपको 3 बताई हैं, ये मैंने इस्तेमाल भी करवाई हैं और वाकई ही उन मरीजों की लैंग्वेज ठीक होगी। कितना ठीक होगा? आगे 15 दिन बाद आए, महीने बाद आए, गाली नहीं निकाल रहे। और फिर क्या होता है मैं आपको बताऊं कि आपने जो उसको मेडिसिन दिया है वो आपके पास था ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, ठीक है, और आप पूछेंगे उसमें भी फर्क पड़ा होगा। और अगर उसके मुंह से ये निकल कि हाँ मुझे पहले से आराम है, तो फिर यकीनन आप दवाई चेंज नहीं करेंगे, या तो रिपीट करेंगे या उसको प्लस करेंगे। हमारे मरीजों की आदत है, फर्क पड़ा 10%, 15%, 20 साल की बीमारी है, 15 दिन महीने बाद आएगी, कभी हल्का सा का फर्क नहीं पड़ा, कभी कभी पहले 2 दिन पड़ा, फिर नहीं पड़ा, फिर वैसे ही हो गया। महीने की दवाई थी, आखिरी हफ्ते बुखार खांसी होगी, वो भी बीच में उससे कह दिया और जी मुझे तो खांसी आपकी दवाई ने कर दी, आपकी दवाई तो मुझे ये कर दिया। उनको समझाएं कि हमारी दवाई नहीं करेगी। यहाँ मरीज को समझाना भी है कि खांसी पहले कभी नहीं आपको हुई, पहले कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई, तो पेशेंट आपको रास्ते से हटाता है। लेकिन आप देखें अगर उसको 10% भी आराम है, दवाई मत चेंज करें। और आपको एक और बात बता दूं, रेपिटेशन ऑफ मेडिसिन उस वक्त मना है जब मरीज कहे कि मुझे आधे से ज़्यादा फर्क है। आधे से ज़्यादा फर्क है तो आप प्लेसबो देंगे। अगर आधे से कम है, हाँ जी फर्क है 10%, 4 आने कहेंगे, 25% कहेंगे, बस 18-20 कहेंगे, फिर आप रिपीट करें, चाहे आपने CM दी है दोबारा दे दें, क्योंकि उसको भी ज़रूरत है मेडिसिन की। तो वो कॉन्फिडेंस होकर नहीं बोल रहा। कई मरीज आते हैं जिनको फर्क पड़ता है, कॉन्फिडेंटली कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बहुत फर्क है। जब वो बहुत फर्क है तो फिर याद रखिए कि प्लास्बो पे चलेंगे, चाहे आपको अगले 6 महीने प्लास्बो देना पड़े। लेकिन अगर 50% से कम फर्क है तो फिर आप उसको प्लास्बो ही रिपीट करें, ये भी याद रखें। वही है, काम वही है। हो सकता है फिर उसको अटैक हो, आपने प्लास्बो दी हुई है, दवाई काम नहीं कर रही, वो फिर 0 पे चला। जब वो कॉन्फिडेंस के डॉक्टर साहब मुझे बहुत फर्क है शुक्र अल्लाह, फिर आप प्लास्बो करें। और आप ये देखिए कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम बहुत ज़रूरी है। उसमें बाज़ का माइंड की सिम्टम ऐसी आ जाती है कि एक ही दवाई काम कर जाती है। लेकिन अगर आपको कोई रूट काज उसकी मिल रही है तो रूट काज पे भी आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी। मसलन कोई आदमी आके कहता है कि मुझे ये राइट पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इस जगह या लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है, आपके पास जेल में दवाइयाँ तो बहुत सारी आ जाएंगी। लाइको आ जाएगी, चेलिडोनियम आ जाएगी, माइरिका आ जाएगी, फिर टीलिया आ जाएगी, फिर आपकी और कैमोमिला आ जाएगी, बेल आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे लेक्सिस आ जाएगी, काली कारब आ जाएगी, रस्टक्स आ जाएगी, नाजा आ जाएगी, काली कारब आ जाएगी। लेकिन अगर आप पूछें भी कब से दर्द है, 2 साल से, कोई चोट तो नहीं लगी। अगर कोई मुझे यहाँ पे चोट लगी थी, मैं गिरा था, मुझे कुर्सी का कोना, कोई टेबल का कॉर्नर, कोई लकड़ी का कोना लग गया था, तो फिर आप उसको आर्मी कहेंगे। फिर वो जल्दी से कवर करें। मेरे पास एक पेशेंट आया, काफ़ी अरसे की बात बता रहा हूँ, कि 16 साल से दर्द था उसको यहाँ पे। मेरे जेहन में भी नहीं आया कि उसको चोट लगी होगी। मैं उसको मेडिसिन दे रहा हूँ, पट्टी भी देखी, नहीं फ़र्क पड़ रहा। चौथी दफ़ा आया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पूछा चोट तो नहीं लगी, सोचे, कहता जी मुझे 16 साल पहले मैं टांगे में जा रहा था, वो घोड़े का जो बम्पू होता है लकड़ी, वो टूटी और मुझे यहाँ लगी थी। मैंने आदमी का एक दी, और वो 16 साल वाला केस
6 घंटे में भी ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ता। इसी तरह एक मेरा पेशेंट फीमेल होम्योपैथिक डॉक्टर थी, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह नसीब दे, आला मुकाम दे। उनको कैंसर शुरू हो गया, लिवर कैंसर। बैठे बैठाए कुछ पता नहीं, बैठे बैठाए जनाब शुरू हो गया। प्रैक्टिस कर रही थी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। अब टेम्परेचर हो रहा है, बुखार नहीं उतर रहा। हमने कैंसर देखा, दे दी जनाब कार्सिनोसिन, कोलेस्ट्रीनम, आपकी जो बनती थी लिवर की कोएशिया दे दी, कार्डियस दे दी, जो जो बनती थी, हाइड्रासिस दे दी, नहीं फर्क पड़ा। उसने कहा जी मेरे बेटे को 6 महीने पहले मुझे उसकी खबर मिली कि एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से मुझे दर्द शुरू हुआ। फिर मैंने इग्नेशिया दी, उसका दर्द ख़त्म हो गया, ठीक हो गई बिल्कुल। लेकिन 2-3 साल के बाद उसकी भी डेथ हो गई, क्योंकि ये जो 2-3 साल थे उसे बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी और ट्रीटमेंट के गुजारे। तो जो डेथ की डेट है ना तो वो हम चेंज कर सकेंगे, डॉक्टर चेंज नहीं कर सकता, मरीज़ खुद चाहे तो चेंज कर सकता है, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मरीज़ भी जब अल्लाह से डिमांड करे तो उम्र भी ज़्यादा हो जाती है। मरीज़ भी जब रिलेशनशिप ठीक रखे तो उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमें काज देखनी पड़ती है, काज के बगैर नहीं होता। फिर अगर देखें कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर मियाज़मेटिक पे भी आएंगे। अब मियाज़मेटिक पे देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि मियाज़मेटिक क्या चीज़ है। सोलर सिविलर साइकोसिस, ट्यूबरकुलाइनम, कैंसर। कुछ कहते हैं जी ये इसका हिस्सा बाद में आए हैं, इसको भी बीच में शामिल कर लें। कुछ कहते हैं ये पहले के हैं। खुदा जाने जब से ये कायनात बनी है, जब से इंसानियत का वजूद में आया है, तो ये बीमारियां आस्ता आस्ता शुरू हुई हैं। ऐसा नहीं हुआ कि जब इंसान आया तो उसी दिन से बीमारियां आई थी। ऐसा नहीं आया कि जब इंसान आया तो 100 साल के बाद सारी ये बीमारियां मौजूद थी। जैसे जैसे इंसान बढ़ते गए, पहचान अलग होती गई, इनकी नस्लें अलग होती गई, इनकी रेसेस अलग होती गई, इलाके अलग होते गए। कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि पॉजिटिव किसको कहते हैं, नेगेटिव किसको कहते हैं। जो जिसके दिल पे आ कर लिया। किसी की लड़की अच्छी लगी, उसको अगवा कर दी, पावर है उसको अगवा कर दी। किसी के घर देखा जी अमीर आदमी है, गए चोरी करके आ गए। किसी का लड़का अगवा कर लिया, जितने पैसे दे दें। ये चलते 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 ये बीमारी आज से नहीं है, ये कितने हज़ारों साल पुराने से आ रही है। और ये म्याज उसी वक्त बने हैं। एक तो नेगेटिविटी, फिर ऊपर से अगर आपने एक रैप किया है तो फिर एसटीडी आपको होगी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम सिफिलिस भी कहते हैं, मेडोरिनम भी कहते हैं। ये किससे है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड से। कितने अरसे से चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, इनका कंट्रोल नहीं हो रहा। आपको पता है कि दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स में इसका इलाज ही नहीं है। जब ये आगे आके बढ़ती हैं क्या होता है, यूटीआई इतना शदीद हो जाएगा अगर किसी को गोनोरिया हो गया है कि उसके अंदर जनाब मेडिसिन के बाद, टेस्टों के बाद उसके अंदर वो प्लेस किए जा रहे हैं, स्टेंट प्लेस किए जा रहे हैं किडनी में। आखिरी इलाज ये है उनका रह जाता है कि जब पेशाब रुक गया, पेशाब जल के आ रहा है, स्टेंट डाल देंगे, राइट यूरेटर में डाल दिया, लेफ्ट यूरेटर में डाल दिया। इसके बाद क्या होगा? हार्ट में स्टेंट डाल दीजिए, हार्ट अटैक हो रहा है जी, आपकी वेसल्स, आपकी कोरोनरी आर्टरी बंद होगी, आपकी किसी की 3 बंद है, किसी की 2 बंद है, किसी का कैबिज हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है। तो आप देखिए कि कितने टेस्टों में कितने दिन लगते हैं, कितना टाइम लगता है। अगर हम इसी दौरान विदाउट टेस्ट भी, अब मैं टेस्टों के खिलाफ नहीं हूँ कि मैं कहूँगी टेस्ट ना करवाएं, टेस्ट इसलिए करवाने पड़ रहे हैं कि टेस्ट आ चुके हैं इतने ज़्यादा।
मरीजों को पता चल चुका टेस्ट कितने हैं। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे टेस्ट है जी, बीमारी पहले देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, फिर आके मरीज बात करता है। लेकिन आज से 100 साल पहले ये टेस्ट थे। जरा आप जमीनी हकायक देखें कि वो क्या कहते हैं। आज से 100 साल पहले कौन से टेस्ट थे भाई? कोई अल्ट्रासाउंड था, कोई सीटी स्कैन थी, कोई एमआरआई था, ये ब्लड के सीपी और चंद टेस्टों के अलावा कुछ भी नहीं था। बल्कि 100 साल पहले, तो मैं कहूँगा 150 साल पहले, सिर्फ आपके यूरिन को चेक किया जाता था, वो भी इस तरीके से कि यूरिन में कौन से सेडिमेंट्स हैं, कौन सा कलर है, टर्बिडिटी है, क्या है, पस सेल्स हैं, इसमें एल्ब्यूमिन है, उसी को देख के अंदाज़ा करते थे और इलाज करते थे। और वो कितने मशहूर हकीम थे। क्या आपका ख्याल है कि टेस्ट कराने से आप ठीक हो जाएंगे? कौन से ठीक हो रहे हैं टेस्ट कराने से, मुझे बताएं। हम भी टेस्ट करवाते हैं, 10 में से 1 केस ठीक हो रहा है कि टेस्ट वापस आ गए, उसके ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर एज ए होम्योपैथ ये मुझे कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रही, शिफा मिन जानिब है। अगर आपके पास पेशेंट आता है, उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम लें, उसकी माइंड सिम्टम लें, उसकी काज देखें, उसका मैथमेटिक देखें, ये उसके मुताबिक उसको दवाई दें। जल्दी ना करें। अगर आप जल्दी करेंगे उतना ही मरीज खराब होगा। डॉक्टर्स के जहन में आ जाता है जी मरीज ये ख़राब हो जाएगा, दवाई से ठीक नहीं होगा, इसको ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, साथ फलां लेबॉर्ट्री का भी कम्बिनेशन उठा के दे दो, फलां लेबॉर्ट्री का भी इतना नंबर दे दो। नहीं, ये होम्योपैथी नहीं है भाई। आज से 100 साल पहले कौन से कंपाउंड थे? 150 साल पहले कौन से कंपाउंड थे? होम्योपैथी तो फ्लरिश ही उस वक्त हुई है जब कंपाउंड नहीं थे। डॉक्टर नैश के ज़माने में, डॉक्टर बोनेन गासन, डॉक्टर काशीराम, इससे पहले कौन से कम्बिनेशन थे? सिंगल रेमेडी पे होम्योपैथी अपनी सच्चाई पे थी और इसका जो जादू था सच्चाई पे बोलता था। तो आज भी 14 अगस्त है 2022, हम लोग अहद करते हैं कि हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे मेडिसिन देंगे, रूट का जरूर देखेंगे। अगर मियाज़मेटिक क्लियर आ रहा तो उसको मियाज़मेटिक देंगे और फिर आप साल बाद अपने पेशेंट का मुआवजा खुद कर लें कि पहले वाले ठीक थे कि अब ठीक हो। कहना तो नहीं चाहिए लाइव जा रहा है, लेकिन क्या डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब टेस्ट करा के इलाज करते थे? क्या डॉक्टर रियाज साहब सब मरीजों के टेस्ट करा के देते थे? क्या डॉक्टर नसीम साहब टेस्ट इतने कराते थे? क्या डॉक्टर नज़ीर मासूम साहब इतने टेस्ट कराते थे? क्या डॉक्टर अंसारी साहब इतने टेस्ट करवाते थे? क्या डॉक्टर इशफाक साहब इतने टेस्ट करवाते थे? डॉक्टर उस्मान साहब क्या इतने टेस्ट कराते थे? डॉक्टर गनी राजा साहब इतने टेस्ट कराते थे? डॉक्टर गिल साहब इतने टेस्ट कराते थे? ये जितने मैंने नाम लिए आज इस दुनिया में नहीं। अल्लाह ताला सबको जो आला मुकाम दे, लेकिन ये लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इनकी याद बाकी है। इनमें से कोई बंदा कम्बिनेशन नहीं देता सिवाय एक आध के, और जो कम्बिनेशन देते मुझे पता है कि वो सिंगल रेमेडी जरूर उसको देते। उनकी प्रैक्टिस कहाँ से आप सोच लें। मैंने 10 आदमियों का नाम लिया है। क्यों जी डॉक्टर साहब? 10 आदमियों की प्रैक्टिस थी टॉप पे, वो आपके इस इलाके के मशहूर डॉक्टर थे। 10 थे। आज 10 डॉक्टर मशहूर हैं, मुझे बताइए कितने होंगे? 2 होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 4 होंगे जिनका नाम है इस लेवल पे। भाई बाकी 6 किधर गए? अभी 20 साल पहले तो 10 थे। 20 साल पहले तो 10 डॉक्टर थे जिनकी सबकी 100-150 प्रैक्टिस थी। ये तो मैं भी जानता हूं क्योंकि मैंने विजिट किए हुए हैं, मैंने सबसे सलाम दुआ थी। तो आज क्यों नहीं है? इस ग्राउंड हकीकत को भी देखा जाए कि हम टेस्टों पे पीछे पड़ गए हैं। और भी टेस्ट जरूर करवाएं, मैं मना नहीं करता, लेकिन टेस्टों पे आपका इलाज नहीं होगा। आपका इलाज टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे होगा, माइंड पे होगा, रूट ऑफ काज पे होगा, एंटी मियाज़मेटिक पे होगा, और फिर रिजल्ट टेस्टों का ठीक हो नेगेटिव हो जाएगा। होम्योपैथ डॉक्टर के पास जब इतने बड़े टेस्ट आएंगे, फाइलें आएंगी, वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि मैं इनको पढ़ूं तो फिर देखूं, इतना टाइम लग जाएगा।
आजकल ऐसे ऐसे लेटेस्ट टेस्ट हैं कि हमें खुद नहीं पता कौन कौन से टेस्ट बन रहे हैं, बल्कि एमबीबीएस डॉक्टर्स को भी नहीं पता जो आजकल टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट आपके जेनेटिक्स पे जा रहे हैं, आपके जीन्स पे जा रहे हैं, जीन नंबर पे जा रहे हैं, लाखों करोड़ों में जीन्स हैं। लेकिन होम्योपैथी में टोटलिटी ऑफ सिम्टम लें, उस पर आप मेडिसिन दें, एग्रीवेशन देखें कि ज्यादती कब हो रही है, कमी कब हो रही है। और मैं ये नहीं कहता कि आप टेस्ट ना पढ़ें, टेस्ट ना कराएं, ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये एक हिस्सा बन चुका है। मरीज़ की खुद डिमांड होती है हमारे टेस्ट कराएं, लेकिन आप वो टेस्ट वाली फाइल देख के परेशान ना हो। ये टेस्ट कहाँ कहाँ से फाइलें हो के आई आपको पता है? मुझे मैं कायद आज़म अस्पताल से हो के आया हूँ जी 6 महीने, मैं जी शफा इंटरनेशनल से हो के आया हूँ जी, मैं जी ये इंग्लैंड में टेस्ट भेजे, वहाँ से ट्रीटमेंट लिया जी, मैं फलान जनरल साहब के इतने टेस्ट लिए। और फिर जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर टेस्टों के समेत कुछ नहीं कर सके, तो जब हमारे पास है तो हमारा अपना एक व्यू है, हमारा एक होम्योपैथ का अपना एक विजन है, एक अपना पैथ है, एक अपना रोड टू क्योर है। आप उस पर क्यों नहीं चलते? आप टू कम्बिनेशन सोचते हैं, आप उस पर चलें। आप देखें कि 4 स्टेज वाले पेशेंट भी अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजारेंगे और मरीज आके कहेगी आपकी दवाई से ठीक होगी। मरना तो सब में है एक दिन, किसी ने बीमारी से मरना है, किसी ने बैठे बैठाए मरना है, किसी का हार्ट अटैक होना है, किसी को ब्रेन हेमरेज होना है, किसी को फॉलोज होना है, किसी का हार्ट फेलियर हो जाना है, किसी को क्या होना है, मरना तो सब ने है। लेकिन जब आपकी दवाई काम करती है, मरीज अगर खुदा ना खास्ता मर भी जाता है 6 महीने साल तो उसके घर वाला के कहते हैं कि आपकी दवाई बहुत फायदा कर रही है। असल बात यही है कि कहाँ इतने महंगे टीके लगाते हैं जी, 10 लाख का एक टीका लगता है, हम लगा ही नहीं सकते। कैंसर केसेस में, किडनी में, आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम देखें। जब 20 साल पहले 10-12 डॉक्टर मशहूर थे, तो आज 3-4 क्यों हैं? असल सोचने का मकाम यह है, क्या पहले से दिमाग नरम हो गए? नहीं, होम्योपैथी की स्टडी वो नहीं रह रही। जो होम्योपैथी की स्टडीज हैं, जो होम्योपैथी की रूह है, जो होम्योपैथी का वे ऑफ एक्शन है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए अभी भी आप ये कोशिश करें कि उसकी माइंड के सिम्टम लें, देख लें, रूट काज लें, एंटीमाइमेटिक करें, और वो भी एक दिन में एक दवाई दें। क्रॉनिक केस है, आप आज जैसे ट्यूबर देनी है आज ट्यूबर दे दें, अगर कार्सिनोसन देनी है कल दे दें, परसों आपकी माइंड के हिसाब से उसकी दवाई कैमोमिला बन रही है वो सीएम। अब देखिए सब में फ़र्क पड़ेगा। अब ये अजान हो रही है, मैं 2 मिनट ब्रेक करता हूँ, फिर अजान के बाद थोड़ी देर लेक्चर होगा और फिर जमात यही होगी इंशाल्लाह। अपनी गुजारिशात पेश की हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस होम्योपैथी के बारे में, कोई सवाल हो तो फिर हमारी जो मेन है मरकार, हम उस पर आए, क्योंकि ये तो होम्योपैथी पे, माइंड पे, उसकी हाइपरटेंसी पे बात हो गई। इसका कोई अगर सवाल हो तो बता दीजिए। लेकिन इस बात पे आपने गौर करना है कि अगर आज से 15-20 साल पहले 10-12 डॉक्टर इस पिंडी शहर के इस्लामाबाद समेत बहुत मशहूर थे, जिनका नाम और जिनका तोसी बोलता था और जिनको हम वेल नाउन प्रैक्टिशनर, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर कहते थे, आज 10-12 क्यों नहीं हैं? आज उनमें से 2-4 क्यों रह गए? क्या हमने पढ़ना छोड़ दिया? हमें पढ़ाना छोड़ दिया? पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, कोशिश नहीं की गई, कम्बिनेशन की ज़्यादती हो गई, सिंगल रेमेडी की इस्तेमाल कम हो रहा है, क्या वजह है? इस वजूहत पे आपने गौर करना है, और इसके बारे में कुछ सवाल हो तो मुझे बता दीजिए। अब हम लोग कैसे करना है? जैसे आपने कहा कि आप उसको दे रहे हैं मेडिसिन दे दीजिए, एक क्योर हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि उसकी 50% से क्योर ज़्यादा है, अच्छी लागत है, आप उसको प्लास्को पे रखें। एट द एंड वो कहता है जी बिल्कुल आप भी समझते हैं कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए कोई ऐसी। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने पूछा जी कि केस को फिर क्लोज कैसे करना चाहिए? केस ठीक हो रहा है, आप उसको काफ़ी अर्से से प्लास्पो भी दे रहे हैं और केस ठीक हो रहा है, कैसे करना है? जब प्लास्पो दे रहे हैं तो आप उस दिन भी क्लोज कर सकते हैं। जब वो कॉन्फिडेंटली पेशेंट आके कहते हैं जी शुक्र अब्दुल्ला मुझे बहुत फ़र्क है,
कहते हैं पेशेंट आके कि मैं आधे से ज़्यादा ठीक हूँ, 60% ठीक हूँ, मैं 80% 70% ठीक हूँ, आप उस वक्त भी क्लोज कर सकते हैं अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। सीधी बात है, लेकिन दवाई देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एक पेशेंट, मैंने अभी आपको 2-3 केस सुनाए हैं और ये विद इन आवर्स ठीक हुए हैं, विद इन डेज, विद इन वीक, विद इन मंथ वाली बात नहीं थी। तो आप उसको भी बंद कर सकते, लेकिन मरीज जब आता है कि मुझे 16 साल से 20 साल से 10 साल से है और आप एक दफ़ा दवाई देकर छोड़ देंगे, बात वही होगी कि उसको आखिरी हफ्ते खांसी नजला जुकाम बुखार हुआ है, वो भी आपके पल्ले डाल देगा मुझे इस वजह से हो गया, तो फिर वो कहेगा जी मुझे शायद हो गया। इसलिए 1-2 महीने 3 महीने कंटिन्यू रखें। अगर वो कह रहा है मैं ठीक हूँ, इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट, तो आप तीसरे महीने के बाद बंद कर दें। अगर आप फिर ज़्यादा लेंगे तो वो लालच होगी कि मैं इसे 3 महीने और चलाऊं, मुझे महीने के 2-4 हज़ार रुपया मिल रहा है, मैं कुछ और पैसे ले लूं, तो ये एक लालच होगी, ये एक ज़्यादती होगी। हालांकि आपको नहीं पता उसी पेशेंट ने जो ठीक हो रहा है कितने पेशेंट आपकी तरफ रेफर कर चुका है, इसलिए आप उस वक्त भी ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ होती है सुकैले, सुकैले SQUALLE, सुकैले, स्केले ऑफ डिजीज़, ये टर्म्स बहुत यूज होती है दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में कि इस बीमारी के बाद कुछ अलामतें रह गई हैं, उसको स्केले कहते हैं। वो होम्योपैथी में नहीं होगा, क्योंकि हमने मर्ज सप्रेस नहीं किया, हमने उसकी बिल्कुल टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे उसकी मोडालिटीज़ के मुताबिक, माइंड के मुताबिक एंटी मियाज़मेटिक किया, रूट के मुताबिक दवाई दी, तो फिर उसमें स्केले वाली बात नहीं है। उसमें अगर कोई मर्ज जाहिर हो रहा है तो वो पिछला ही मर्ज जाहिर हो रहा है जो कि सप्रेस हो चुका था। अब सुकैले अब क्या होता है कि एक बच्चे को निमोनिया हुआ और निमोनिया के बाद उसकी खड़ खड़ नहीं जा रही, खांसी ठीक हो गई, लंग्स ठीक हो गया, एक्सरे ठीक हुआ, लंग्स में खड़ खड़ हीजिंग वीजिंग शुरू है, इसको कहेंगे सुकैले ऑफ निमोनिया। उसकी फिर वो अलग दवाइयाँ देंगे। जबकि अगर हमारा निमोनिया का ट्रीटमेंट सही हो जाए तो फिर सुकैले ऑफ निमोनिया नहीं होगा, सुकैले ऑफ अस्थमैटिक नहीं होगा, सुकैले ऑफ पेन, सुकैले ऑफ आर्थराइटिस नहीं होगा। अगर हमारा ट्रीटमेंट सही होगा तो हमें फिर वो अलामतें नहीं मिलेगी। अगर कुछ अलामतें आती भी ऐसी तो हम उसको प्लेसबो पे रखेंगे जब तक के सेवेरिटी एंड एक्यूटनेस और ऑनसेट वही पहले वाली ना हो जाए, ये ज़हन में रखेंगे। चलिए कुछ देर ये लेने भी और कुछ बात। अब हमारी मेडिसिन है मर्क का, एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है, और ये इतना यूज़ नहीं होती जितना इसको यूज़ होना चाहिए था। किसी स्टेज पे डॉक्टर खुद भूल जाता है, उसकी प्रैक्टिस में से दवाई निकल जाती है, काफ़ी अर्सा निकल जाती है, उसको याद नहीं आता, फिर कुछ स्टडी करता है, फिर याद आता है, फिर वो देना शुरू कर देता है। ठीक है, बाकी क्या कह रहा था मैं, डिजाइन से निकल गया, क्या कह रहा था मैं? प्रैक्टिस से गायब हो जाती है। हाँ, ये ऐसी मेडिसिन है कि हमारे बहुत से केस क्लियर करती है अल्लाह के फजल से, बहुत बड़े बड़े केस। अब ये देखें, एंटी सिफिलिटिक आतशक, आतशक क्या है आप सबको पता है, आपने सोरा भी पढ़ा है, सिफिलिस भी पढ़ा है, साइकोसिस भी पढ़ा है, लेकिन सरसरी मैं बताऊंगा कि एक लफ्ज़ है मेटास्टेसिस। जी, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिक, ये डबल एस होगा कि नहीं होगा, मेटास्टेसिस या मेटास्टेसिक। अब ये देखिए कि ये वर्ड है दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का,
लेकिन आज से 150 साल पहले हमारी जो बुक्स लिखी गई उसमें भी ये लफ्ज़ मिलता है। आज से तकरीबन 100 साल पहले एक बोरिक लिखी गई उसमें भी ये लफ्ज़ है। अब ये क्या है, यहाँ पे मेटास्टेसिस क्या यूज़ होती है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ये आतशक में इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। ये ज़रा गौर से सुनने वाली है जी बात, क्योंकि सोरा सिफिलिस एक्टिस को अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लियर करना चाहते हैं तो शायद क्लियर हो जाए, वरना इस पर लिटरेचर बहुत पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक आदमी आता है, पेशेंट आया आपके पास, इसको जी कैंसर हो गया, इसको ओवरी का कैंसर हुआ। ये एक लेडी है और चंद ही हफ्ते उसका इलाज कराया, ओवरी निकाल दी, एक इलाज जे, ओवरेक्टमी हो गई, रेडिएशन हो गई, दूसरा इलाज जे, कीमो हो गई, तीसरा इलाज जे, ओरल कीमो हो गई, चौथा इलाज जे, या और भी कोई इलाज। देखा कि ओवरी के टेस्ट जो है वो ठीक आ गए, उसका अल्ट्रासाउंड कराया, सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, जो वहाँ पे मैस था कैंसर का, जो डेवलपमेंट थी, जो एबनॉर्मलिटी थी, वो इस इलाज से ठीक हो गई। लेकिन ठीक 6 महीने बाद पता चला कि दूसरी ओवरी उसकी अफेक्टेड हो गई। उसका इलाज किया, जब उसका इलाज करते करते देखा कि ओहो, इसके तो लंग्स में मैट्स नजर आने शुरू हो गए, इसका कैंसर तो लंग्स में चला गया। बड़ी परेशानी होगी। अब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। होम्योपैथी में अब भी इंशाल्लाह कुछ हो सकता है। फिर थोड़ी अर्सा गुजरा, ओ जी बोन स्कैन कराएं, बोन स्कैन, ओ जी बोन स्कैन में फैल गया। ठीक है, एक बीमारियों का है तरीका, अल्लाह ताला का निज़ाम चल रहा है, सेहत देनी है अल्लाह ताला, नहीं देनी, मरना भी है, बचना भी है, लेकिन एक प्रोसीजर चल रहा है। अब वो हो गया जनाब हड्डियों में, दवाइयाँ दे रहे हैं, उसकी कीमो कर रहे हैं, मरीज़ गरीब होता जा रहा है, खाना पीना छूट गया, कमज़ोर होता जा रहा है। सब लोगों को पता है, मरीज़ को खुद भी पता है कि अब मैं चंद महीनों का या चंद दिनों का मेहमान हूँ। ये दीज आर फैक्ट्स में बता रहा हूँ, आपको भी देखा होगा। जिसको शुगर है वो चाय पिए, कुछ नहीं होगा, चीनी ज़्यादा है, नहीं होगा कुछ इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो फिर अगर ब्रेन पे चला गया कैंसर, वो फिर हाथ खड़ा कर देते हैं कि अब आप इनको घर ले जाए, खिदमत करें, कुछ नहीं हो सकता। इस सारे अमल को वो कहते हैं मेटास्टेसिस, कि एक आर्गन मुतासर हुआ, उसके बाद वही कैंसर दूसरे आर्गन में गया, दूसरे सिस्टम में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, ये मेटास्टेसिस हो गया। इसका इलाज तो कोई नहीं उनके पास। बड़े बड़े जरूर लिखे हुए हैं, डिटेल लिखी हुई है, उन्होंने स्टडी बहुत की है, मैं उसमें मुखालफत नहीं कर रहा, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की स्टडी है, पढ़ाई है, सारा कुछ है, लेकिन कंट्रोल है और क्योर बड़ा मुश्किल से। अगर आप क्योर देखें, मैं आज भी कह सकता हूं, अगर हम सिर्फ क्योर को देखें तो आज भी होम्योपैथी का क्योर उनसे ज़्यादा है। सिर्फ बात यह है कि होम्योपैथ डॉक्टर खुद जब कैंसर सुनता है तो अस्पताल भाग जाता है। होम्योपैथ डॉक्टर के घर में जब मुसीबत आती है वो पहले अस्पताल भागता है। तो फिर क्या बनेगा? ठीक है, आप इमरजेंसी नीड के लिए जाएं, मैनेजमेंट के लिए जाएं, इलाज अपना करें तो वो केस भी ठीक हो सकता है। ये तो पूरे घर में खौफ फैल जाएगा कि जी कैंसर हो गया है, फलां को पता चला, फलां को पता चला, ये हो गया, तो सारा मिल मिला के सारी वो होपलेस, सारी मायूसियाँ उस घर में मौजूद होती है और मरीज़ ठीक नहीं होता। लेकिन जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं, आप देखिए कि उनमें से कितने ठीक हो रहे हैं, कितने बिल्कुल क्योर भी हो चुके हैं, कितने फ़र्क भी पड़ रहा है, कितने पैलिएट भी हो रहे हैं, कितने ठीक भी हो रहे हैं, और बग़ैर किसी बहुत महंगे इलाज के, बग़ैर किसी मुश्किल के, बग़ैर किसी कीमो के, बग़ैर किसी रेडिएशन के, बग़ैर किसी सर्जरी के वो ठीक हो गए। मैंने अभी बताया कि बाज़ का आप इलाज करते हैं कैंसर का, वो 2 साल 3 साल ठीक रहता है,
उसके बाद वो अगर मरता है तो ये सिम्टम नहीं होती, किसी वजह से मर जाता है, खाना पीना शुरू कर देता है, उसका वजन ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन कैंसर फिर कैंसर है, सारे बीज कहाँ ठीक होंगे, बहुत कम एवरेज है इसकी, लेकिन ठीक होते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें होम्योपैथी में, फिर क्योर रेट ज़्यादा होगा एलोपैथी से, क्योंकि उसका रुझान बहुत ज़्यादा है कि इतने बड़े बड़े कैंसर अस्पताल खुले हुए हैं, तो मरीज समझता है बस जी वहीं से मेरा हल होना है। जबकि मैं आपको बताऊं, मुझे कोई इसमें कहने में शर्मिंदगी नहीं, बल्कि मुझे फ़ख्र है, मुझे आई एम प्राउड ऑफ होम्योपैथी कि एक मोहल्ले में बैठा हुआ जो 2-3 हज़ार रुपये किराए पे छोटी सी दुकान 10 पे 10 की बैठा है, उसके क्लिनिक से भी कैंसर का मरीज कभी ना कभी ठीक हो रहा है। ये बात प्रूवन है, देखी वाली है। सिर्फ क्या, केस लिया, हिस्ट्री ली, उसने मेडिसिन दी, कैंसर से बच गए। मैं अल्लाह ताला की फजल से सारे मरीज ठीक होते हैं। मेरे पास चंद साल पहले एक केस आया कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर का। शौकत खान ने जवाब दे दिया, और रास्ते में जाते जाते मेरे पास है फारवर्ड कोटा से, नदीम उस लड़के का नाम है, ड्राइवर है वो। कहता जी मेरे पास पैसे ही नहीं, ना किराए के, ना शौकत खानम के, ना मजीद इलाज करने के। मैंने पढ़ी रिपोर्ट और फिर मैंने उसको बंद की। मैंने कहा जी इतने बड़े बड़े डॉक्टर पढ़ के ये रिपोर्ट कुछ नहीं कर सके, मैं क्या कर लूँगा, मैं अपनी किताब क्यों ना पढ़ूँ। उसकी दवाई बेल निकल रही थी, सिंपल बेल। उसको सीएम की मैंने 5-6 पुड़िया बना दी, उसकी वो रसोली ख़त्म हुई, दर्द विद इन मिनट ख़त्म हुआ, और विद इन आवर्स वो स्कूल में हुआ। और आज इस बात को 10 साल हो गए हैं, वो बिल्कुल ठीक और ड्राइविंग कर रहा है। और कहूटा, नदीम, इस तरह के बहुत से हैं, मैं बहुत से नाम लेके अपने आप को, या मैं अपना कद बड़ा नहीं करना चाह रहा, ये सब अल्लाह की मेहरबानी से हो रहा है, मेरी मेहरबानी से कुछ भी नहीं हो रहा। उस फॉरवर्ड कोटा से कम अज़ कम उसके बाद मेरे पास आज तक कोई 50 केस आए होंगे उसके सराउंडिंग से, पेरिफेरल से, जो कैंसर के हैं, और उसमें से मैक्सिमम रिलैक्स मिला है, पैलिएटिव है, और कुछ ना कुछ ठीक भी। तो ऐसा मुमकिन है, सारे केस तो आपके नज़ला ज़ुकाम के भी ठीक हो सकते। आप कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितने बड़े आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी आपके 10 में से 10 नहीं ठीक होते। इसलिए जो मैं पहले आपको बता चुका वो तरीक़ाकार इख्तियार करें, इंशाल्लाह आपको उसका सिला मिलेगा। इसके बाद मरकार है हमारी, अच्छा मेटास्टेसिस कह रहा था मैं, कि कैंसर ओवरी से दूसरी ओवरी, ओवरी से यूट्रस, यूट्रस से गया जनाब लंग्स में, लंग्स से गया बोन में, बोन से गया ब्रेन में। क्या मेटास्टेसिस, पेशेंट इज मेटास्टैटिक, मतलब फैल गया, कुछ नहीं हो सकता। अब ये मेटास्टेसिस क्या है, होम्योपैथी में आ गए। इसके ख़ानदान में पीछे टीबी थी, वो सिम्टम आ गई। इसके ख़ानदान में कोई कैंसर था, वो सिम्टम आगे चल के आ गई। इसके ख़ानदान में कोई एबनॉर्मलिटी थी, कोई जीन मिस थे, और कोई ऐसे सीपी चाइल्ड पैदा हो रहे थे। इसके ख़ानदान में किसी को गोनोरिया था, इसके ख़ानदान में किसी को सिफिलिस थी, इसके ख़ानदान में 16 तो सब कोई होता है तकरीबन वो सिम्टम थी। तो आप देखें कि आप जब गौर से देखेंगे, इस मेटास्टेसिस में हमारा हो रहा है कि वो मेटास्टेसिस 16 से सिफिलिस पे आ गया, सिफिलिस पे वो चला गया साइकोसिस पे, साइकोसिस पे टीबी पे चला गया, टीबी से वो कैंसर पे आ गया। तो हमारे पास जो इनसे फिर एंटी मैग्मेटिक दवाई हैं, वो इसको तरतीब से देंगे तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा, उसका मेटास्टेसिस भी रुक सकता है, ये भी याद रखें। मेटास्टेसिस के लिए आप देखें कि आपको फिर ये सारी दवाइयाँ, मैं कहता हूँ ये होम्योपैथिक टूल्स एंड टूल्स। अगर आपके क्लिनिक में ट्यूबर है, मेडोलिनम है, सिफ्लाइनम है, मर्कसाल है, आरामेट है, कार्सिनोसन है, 30 से लेकर CM तक है, तो आप इंशाल्लाह इन केसेस में कंट्रोल कर सकते हैं, और ये अल्लाह के फजल ठीक भी हो सकता है। एक तो मसला ये है कि इतनी रेंज में दवाई होती भी नहीं, जबकि हमें कार्सिनोसिन 1 की देनी है, उसकी जगह अगर CM की देनी है, CM की नहीं है, फिर 1 पे गुजारा चलाएंगे तो वो काम नहीं चलेगा। इसलिए अगर मेटास्टेसिस आ रहा है तो उसको हमारी दवाइयाँ भी कवर करती हैं। अच्छा जी, अब देखिए मरकार हमारी मेडिसिन है।
मर्क्यूरियस कोरोसिव इसका पूरा नाम है, और इसमें क्लोरीन है। अब क्लोरीन का क्या काम है आपको सब पता है। क्लोरीन सफाई करती है, आपके जिस्म की सफाई, आपके कपड़ों की सफाई, आपके बाथरूम की सफाई, आपके फर्श की सफाई, आपकी पानी की टंकी की सफाई, उसमें भी क्लोरीन की एक किस्म डालते हैं जिसको मैग्नीशियम पर मैग्नेट कहते हैं, वो जिसको लाल दवाई कहते हैं, वो भी साफ़ करती है। ये क्लोरीन भी पानी को साफ़ करती है, अंदर से सफाई करती है। इसका एक जो इंग्रेडिएंट है मर्क साल का, इसमें क्लोरीन है, बल्कि जितनी भी मर्क की हैं दवाइयाँ उनमें क्लोरीन मौजूद है, और क्लोरीन का काम है कि अंदर से सफाई करना। अब ये देखिए कि मर्क्यूरस कार जो है, इसके टेस्ट है VDRL। और सबसे पहले क्या होता है इसमें कि एक दाना निकलता है छाले नमा। वो दाना आपके अमूमन अगर मर्दों को निकलेगा हेड ऑफ पीनस पे निकलेगा। तो हमारी जितनी बड़ी बड़ी मर्क मेडिसिन हैं वो इस पे काम करती हैं और बड़ा अच्छा काम करती हैं। अब देखिए कि फिर स्किन पे इसके दाने निकलेंगे कि स्किन पे इरप्शन किस किस्म के होंगे, और ऐसे दाने होंगे कि अगर इसका इलाज ना हो तो वो हो सकता है कि वो उसको फिर कहते हैं जी फ्लैश ईटिंग वुंड, ये गोश्त खा जाते हैं, गोश्त खाना शुरू हो जाता है, पता नहीं चलता गोश्त कहाँ जा रहा है, पीछे हटता जा रहा है, हटता जा रहा है। और इसकी मैं चंद फोटो आपको दिखा देता हूँ, आपके ज़हन में ये आ जाए कि सिफिलिस के एरप्शन किस किस्म के हो सकते हैं। एरप्शन बहुत किस्म के होते हैं, एक्रीज होते हैं, पिंपल्स होते हैं, एरप्शंस होते हैं, स्केली होते हैं, एक्सफोलिएटिव होते हैं, पेनफुल होते हैं, सपोरेटिव होते हैं, बहुत सारी किस्में हैं। लेकिन इसके जो हैं उसकी शेप से ही आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ है। और याद रखिए कि हमें एज ए होम्योपैथ हमने इसकी शेप को ही देखना है और फिर सिम्टम को देखना है। ये देखिए कि अगर इसका इरप्शन लिप्स पे होगा तो ये कोई इस किस्म का होगा। जैसे जख्म खाया जा रहा है, ठीक है जी। हाथों पे शुरू होंगे तो ऐसे शुरू होंगे, और ये बड़ा होकर फिर गोश्त खोर बनता है कि ये गोश्त खाना शुरू कर देता है। इसको फ्लैश ईटिंग वुंड भी कहते हैं, और इसको नेक्रोटिज्म फेसाइटिस भी कहते हैं। ये निचले होंठ का, अक्सर ऐसे पेशेंट आपके पास आते होंगे कि जिनके होंठ पे नीचे एक जख्म है या कहीं भी जख्म है, उसके ऊपर खिंड है, और वो जख्म ठीक नहीं हो रहा, ब्लीडिंग हो रही है, पेन है, या किसी का पेन नहीं है और बार बार वो जख्म हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। जी, हमारे बहुत से केस आते हैं माउथ अल्सर के, जिसको हम एब्सेस भी कहते हैं, अल्सर ऑफ माउथ भी कहते हैं, और वो बात क्रिटिकल हो जाते हैं, ठीक नहीं होते। लेकिन अगर आप सिफिलिस साइकोसिस को देख के इलाज करें तो ये भी ठीक हो जाते हैं। अगर हम सबको मर्क साल रखेंगे, बोरक्स देंगे तो फिर ठीक नहीं होंगे, लेकिन आप इसको जब एंटी मैथमेटिक करेंगे तो ये ठीक भी हो जाएंगे। एक ये ज़ुबान का है, और यही अल्सर जब बिगड़ते हैं तो फिर ये कैंसर बन जाते हैं। बेसिकली
ये सिफिलिटिक हैं, फिर कैंसर में डेवलप हो जाते हैं, उसको हम मेटास्टेसिस कह सकते हैं। अब मर्कार जो है इस तरह के ज़ख़म को लिए बहुत अच्छी है, मर्कसाल भी, मर्कार भी। मर्कार में बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, मर्कसाल में इतनी बर्निंग नहीं, ये याद रखिए। मर्कार में इंतहा की बर्निंग होगी, जलन होगी, और उस जलन में आप देखें वैसे तो कहीं भी प्रॉब्लम हो इसकी मर्कार में बर्निंग होगी। जैसे किसी को डिसेंट्री हो गई है, किसी को यूटीआई हो गया, पेशाब में बर्निंग है, स्किन पे खारिश में बर्निंग हो रही है। बर्निंग की तो बहुत सारी दवाइयाँ हमारे पास, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, एंथ्रेक्सिनम है, सिकल कार है, फास्फोरस है, सैंगुलेरिया है। अगर बर्निंग आपके पाँव पे हो रही है, सल्फर है, सैंगुलेरिया है, नेट्रम सल्फ है, सैनिचूला है, कैमोमिला है। अगर ये बर्निंग गले में हो रही है फिर आर्सेनिक है, एंथ्रेक्सिनम है। इसके जो ज़ख़म हैं ये अंदर से आप देखें कि सुर्ख होंगे और ज़ख़म ऐसे लगेगा जैसे गोश्त खाया जा रहा है। इसकी ये दवाई मर्कार, अगर जलन है तो पहली बनेगी, अगर जलन नहीं है तो फिर दूसरी और दवाइयाँ भी, जैसे मर्कसाल है, कैलेंडुला है, पायरोजिनम है, एंथ्रेक्सिनम है। कैलेंडुला बड़ा अच्छा काम करती है, बाहर से भी ज़ख़म साफ़ करने के लिए, अंदर से खाने के लिए भी दें तो वहाँ भी बड़ा अच्छा साफ़ करती है। तो आप ये देखिए कि बाज़ का यूरिन बर्निंग ठीक नहीं हो रही होती, अंदर भी इस तरह का ज़ख़म बन जाता है। यूरिथ्रा के अंदर भी अगर अल्सर हो गया है, सिफिलिटिक अल्सर, तो मर्कार वहाँ भी काम करेगी अगर बर्निंग शुरू हो चुकी है। यूटीआई में भी अगर बर्निंग बहुत ज़्यादा है तो फिर आप मर्कार भी दे सकते हैं। अब ये देखिए कि एक है टेनेस्मस, टेनेस्मस ऑफ रेक्टम, जिनको डिसेंट्री हो जाती है। आप देखें कि बाज़ का डिसेंट्री ऐसी होती है कि बंदा बैठा रहता है और उठ के इस्तिंजा करता है, फिर हाजत है, इस्तिंजा करता है, फिर हाजत है, इस्तिंजा करता है, फिर हाजत है, हाजत ही ख़त्म नहीं होती और उससे बड़ा तंग आया होता है। मेरे पास ऐसे भी मरीज आए कि पूरी पूरी रात वो WC पे बैठ के गुजारते हैं, पूरी पूरी रात, और उनमें से बेशतर को 90% को मैंने मर्कार दी तो इंशाल्लाह वो ठीक हो अल्लाह के फजल से। वरना दवाइयाँ और भी हैं, नक्सवामिका है, एसिड नाइट्रिक है, एलोज है, मर्कसाल है, सल्फर है। रनिंग मेडिसिन ये हैं जो बिल्कुल एक्यूट केस में होती हैं और थोड़ा अरसा हुआ है वो नहीं, लेकिन शिद्दत का ओके जी बस मैं हर वक्त बाथरूम में ही रहता हूँ, मेरी अभी भी स्टूल आने को है, अभी भी आने का है, अभी भी है, रिमेनिंग ऑफ अर्ज, रिमेनिंग ऑफ स्टूल, रिमेनिंग ऑफ अर्ज, कांस्टेंट डिजायर टू स्टूल, जब ये कहे और साथ जलन हो तो फिर मर्कार एक डोज भी काम करेगी सी। ये इतनी अच्छी दवाई है। अक्सर जगह एलोज रह जाएगी, हालांकि वो अपनी जगह बड़ा काम करती है। एलोज में होगा कि टेनेस्मस है, टेनेस्मस कहते हैं मरोड़ को, ये टेनेस्मस ऑफ रेक्टम है कि रेक्टम पे मरोड़ उठते हैं कि अभी कुछ आएगा, अभी कुछ आएगा, अभी कुछ आएगा। तो टेनेस्मस के लिए एलोज भी है, कालुसिन भी है, काल्चिकम भी है, मर्कसाल भी है, सल्फर भी है, ये काम करती हैं सारी, लेकिन मर्कार इनमें से भी बेहतर काम कर देती है। फिर जैसा कि मैंने पहले बताया कि बर्निंग ऑफ यूरिन हम लोग कैंथारस भी देते हैं, एपिस भी देते हैं, सारसोपिला भी देते हैं, लाइको भी, लेकिन ये दवाई भी बर्निंग अगर है तो कहीं ना कहीं कोई सिफिलिस का असरात है, और बर्निंग है बेटर बाई कोल्ड से है तो ये मर्कार वहाँ पे दवाई आपकी बनेगी और ये काम करती है। वैसे बड़े मुश्किल केसेस में आप देखें कि बाज़ का तो आप फंस जाते हैं, यूटीआई में होता है कि आदमी ये भी कहता है कि पेशाब में बार बार जाना पड़ता है, मैं करके आता हूँ फिर आदत हो जाती है, करके आता हूँ फिर आदत हो जाती है। कई यही कहते हैं कि अभी मैं औजार बांध भी नहीं बांध सकता, मुझे फिर बैठना पड़ता है, मैं अगर बाथरूम से बाहर आ गया मुझे फिर बैठना पड़ता है। इसमें मर्कार बड़ा बेहतरीन काम करेगी। ये एक किस्म का टेनेस्मस ऑफ ब्लैडर है, टेनेस्मस ऑफ रेक्टम पे भी काम कर रही है, टेनेस्मस ऑफ ब्लैडर पे भी काम कर रही है। और फिर आप देखिए कि वैसे भी जब यूटीआई होता है ये प्रॉब्लम हो जाती है या कोई और वजह है तब भी ये हो जाता है, जैसे कुछ स्ट्रिक्चर हो गया, स्ट्रिक्चर ऑफ यूरिथ्रा है
या कोई और इन्फेक्शन है, ग्रोथ हो गई है, कोई स्टोन है ब्लैडर में, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन इस पर मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती हैं। आप इस सारे यूटीआई में मेडोरिनम को याद रखें, सूजा को याद रखें, मर्कसाल मर्क्यूरस को याद रखें, तो फिर आपके केस कंट्रोल में भी रहेंगे और इंशाल्लाह ठीक भी होंगे। वैसे कुछ केसेस में मैं आपको बताऊं कि अगर फीमेल में कोई प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जैसे हम कैंसरस देते हैं पेशाब की तकलीफ में, जलन में, एपिस देते हैं और दूसरी भी देते हैं, लेकिन अगर फीमेल में प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो मेडोरिनम और कोपेवा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मेडोरिनम उनका आप रखेंगे साइकोटिक के साथ, कोपेवा वैसे पहले अकेला भी देंगे, कोपेवा से ठीक हो जाएगा। और इसी तरह की अगर उसको हाजत रहती है और टेनेस्मस ऑफ ब्लैडर है तो एक दवाई है एरेंजियम एक्वेटम, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। लोग कम इस्तेमाल कराते हैं डॉक्टर, लेकिन ये बड़ा अच्छा काम करती है एरेंजियम एक्वेटम। कितने ही फंसे हुए केस इस दवाई से अल्लाह के फजल से ठीक हुए। वैसे तो आपको पता है ना कि डिसेंट्री में ब्लीडिंग भी होती है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप साथ मर्क सबसे पहली दवाई, फिर भी है मर्कसाल भी है, कालीफास है, फेरमफास है। फिर अगर ब्लीडिंग बिल्कुल ना रुक रही हो तो एक दवाई है हिरोडो, ठीक है। ये बहुत दफ़ा मैंने आजमाई है और आप हिरोडो दें बवासीर की ब्लीडिंग में, डिसेंट्री की ब्लीडिंग में, ये वहाँ भी काम करेंगे। हम बोरेक्स देते हैं अगर बर्निंग बिफोर यूरिनेशन है, लाइकोपोडियम देती है, वो भी बड़ा अच्छा काम करती है। फिर वाइज यूरिनेशन एपिस है, कैंथारिस है, आफ्टर यूरिनेशन साल्सोप्रिला है। और एक है कि वैसे ही ना आपको यूरिन आ रहा है ना हाजत है, तब भी बर्निंग इन यूरिथ्रा है, उसकी बहुत बेहतर दवाई स्टाफिसाइड है। इसकी यही सिम्टम काफ़ी है देने के लिए कि बर्निंग इन यूरिथ्रा व्हेन नॉट यूरिनेटेड, अब दें इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। और इसी के साथ देखें कि एल्ब्यूमिन है, ये बड़े क्रिटिकल केसेस हैं कि अगर आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन या प्रोटीन आ रही है तो ये केस बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं, लेकिन होम्योपैथी में ठीक हो जाते हैं। इसके लिए याद रखिए, अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इसके लिए कम से कम 6 महीने साल दरकार होते हैं, चाहे वो 1 साल का बच्चा है, चाहे वो 100 साल का बूढ़ा है। अगर उसको एल्ब्यूमिन आ रही है तो उसके किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है, उसके नेफ्राइटिस में प्रॉब्लम आ चुकी है और वो आस्ता आस्ता ठीक होगी। बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको एल्ब्यूमिन आ रही है और वो स्टीरॉइड पे है। आप उनको एकदम स्टीरॉइड छुड़ा भी नहीं सकते क्योंकि फिर बढ़ जाएगी एल्ब्यूमिन, और फिर उनके चेहरे पे स्वेलिंग, उनके जिस्म पे स्वेलिंग, मुख्तलिफ अज़ा पे स्वेलिंग हो जाती है, जिससे पेशेंट खुद भी बड़ा परेशान होता है और माँ बाप भी होते हैं। लेकिन शुरू में आप उनको साथ स्टीरॉइड देने दें, आप अपनी दवाइयाँ दें तो उसमें फ़र्क पड़ेगा और फिर ये ठीक हो जाएगी। 6 महीने में कम से कम ऐसे मरीज ठीक हो जाते हैं। इसके लिए देखिए मर्कार दवाई है, इसके लिए कालबियाँ भी है। मर्कार अपनी सिम्टम पे अगर साथ जलन है और टेनेस्मस है तो फिर मर्कार देंगे, अकेली भी ये काम करेगी। लेकिन अगर वो स्टेरॉइड खाता आ रहा है तो फिर कार्टिजोनम साथ उसको दें, कार्टिजोनम देते रहेंगे साथ साथ तो उसकी स्टेरॉइड जल्दी छूट जाएगी और वो इधर ठीक वापसी हो जाएगी। फिर इसके साथ आप देखें कि एपिस लाइकोनेट्रम, ये एक ऐसा कम्बिनेशन कि आप जब देंगे तो इससे भी आस्ता आस्ता ठीक हो जाते हैं। एपिस लाइकोनेट्रम, सिम्टम अगर नहीं भी हैं तो आप ये 3 दवाइयाँ अलग अलग दें, इससे उसकी प्रोटीन कम हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको माइंड सिम्टम उसकी देखनी पड़ती है, हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। और इसके साथ देखें कि ऐसे जितने बच्चे होंगे उनको चेस्ट कंजेशन बार बार होती है, गला बार बार ख़राब होता है, खांसी, हीजिंग, तो फिर उनको साथ आपको ट्यूबरकुलिनम, इन्फ्लुएंजम, बेसिलिनम देंगे तो ये इन्हीं 5, 6, 8 दवाइयों में मरीज़ इंशाल्लाह ठीक होना छोड़ देगा। वैसे सोलिडोगो भी है, कालबियाँ भी है, ओसिमम कैन भी है, टेरेबिनथीना भी है, ये भी दवाइयाँ काम करती हैं प्रोटीन के लिए। लेकिन याद रखिए कि प्रोटीन यानी कि किडनी की प्रॉब्लम की वजह से है तो वो टाइम लेगी, 6 महीने साल लेगी, और अक्सर बच्चे मैक्सिमम ठीक हो जाते हैं। इसके बाद इसकी और दवाई है कि चोकिंग। इस दवाई में चोकिंग आती है कि चोकिंग वाइल ईटिंग, अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो आपकी ओसोफेगस क्लोज हो जाएगी, या आपकी ग्लोटस में प्रॉब्लम होगी, या आपके स्फिंक्टर में होगी, या आपके ओसोफेगस में होगी, जो जहाँ पे भी होती है मर्कार अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ
इस चोकिंग के लिए, चोकिंग ऑफ एसोफेगस के लिए, चोकिंग ऑफ थ्रोट के लिए अमोनियम कार भी है, ब्राटाकार भी है और दूसरी दवाइयाँ भी हैं। कंडोरेंगो है, नक्सवामिका है, कैजुप्टम है, ये बड़ा अच्छा काम करती हैं। क्योंकि ये सब दवाइयाँ जिसका मैंने नाम लिया है ये मैंने इस्तेमाल करवाई हुई हैं। और इसका माइंड सिम्टम होगी कि मर्क के जितने पेशेंट होते हैं या मर्क कार के, ये जब डॉक्टर के पास आएंगे तो ऐसे देखेंगे डॉक्टर को, आंखों में आंखें डालेंगे। आप भी हैरान होंगे मेरी कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं इसके साथ कि मेरी आंखों से, मेरे चेहरे से क्या ढूंढ रहा है। बैठेंगे तो ऐसे देखेंगे। आपने इधर देखा कि जी मैं नजरें चोर रही हूँ, दोबारा देखेंगे फिर वो वैसे ही देख रहा है। फिर आपने ऊपर देखा इधर कि ये क्यों देख रहा है, फिर आप ऐसे देखेंगे फिर वो कर रहा है। इसको कहते हैं स्टेयरिंग ऑफ आइस। तो ये एक आश्चर्य के मरीजों की ये की अलामत है कि उसके अंदर एक शक होता है, एक नाउमीदी होती है, और वो शक को दूर करने के लिए, नाउमीदी को दूर करने के लिए, मायूसी को दूर करने के लिए, डेस्पेयरनेस होती है, उसको दूर करने के लिए आपकी आंखों में देखता है कि इस डॉक्टर की आंखों में मेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर हो रही है, शफा आ रही है। इसकी माइंड सिम्टम। और फिर आंखों की इसकी सिम्टम है कि कॉर्नियल अल्सर, कार्निया जो है उसमें जो अगर अल्सर हो जाए, फेस अल्सर हो जाता है, उसके लिए भी मरकब है ये। और इसके लिए बात कर आते हैं कि नींद में एक झटका लगता है और डर के उठ जाते हैं, नींद में झटक लगता है, उसकी भी मरकब अच्छा दवाई करती है। वैसे इसकी एकोनाइट भी है, कोनियम भी है, बेल भी है, कास्टिकम भी है। नींद में झटके से आँख खुलना, लेकिन मरकब भी काम करती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप किसी के कोई ज़हन में सवाल हो तो बताएं हमें। नींद में जो शोर डालना शुरू कर देता है, चीखकर खिलाता है, बाद में अगर वो बच्चों को उठाना शुरू कर देता है। क्या लेडी है छोटी, इसके बाद बच्चे थे, वो कहती है रात में शोर डालते हैं, बच्चे तो इसको फेंक देते हैं। किसको फेंक देते हैं? बच्चे को उठा के फेंक देते हैं। अब वो एक वाक़या तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा जो बार बार सुनाया, लेकिन अच्छा हुआ मेरा ये ज़हन से उतर गया है। एक ये सिफिलिस वाले पेशेंट की अलामत है बच्चों की कि वो रात को बहुत रोते हैं, चाहे नींद में रोएंगे चाहे जागते हो रोएंगे। इतना तंग करते हैं कि आपकी कैमोमिला भी पीछे रह जाती है, आपकी लाइको, आपकी ट्यूबर, आपकी एंटरकुलम, आपकी ब्रायोनिया, आपकी साइना, सबको छोड़ देते हैं। और सिफ्लाइनम, अगर बच्चा एक दिन का है, रोना शुरू कर दिया, 6 महीने हो गए, उसका बाप कह रहा है, माँ कह रहा है कि ये बच्चा इतना तंग करता है कि ना ही पैदा होता तो अच्छा था, सिफ्लाइनम सीएम एक खुराक उसकी ज़ुबान पर रखना, चाहे वो 6 महीने का बच्चा है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। ये इतनी अच्छी दवाई है कि रात को जो तंग करते हैं, और अगर रात को जो तंग करते हैं किसी वजह से कि उनके पेट में गड़बड़ है, को मैदे में गैस बनती है, जैसे बड़ों को तंग करते हैं तो बड़े क्या करते हैं, उठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं, उसकी दवाई सोलाइनम है, सल्फर है और है। लेकिन बच्चा जब रोता है तो उसकी दवाई है बेहतरीन जलापा। ऐसे बच्चों को जो रात को उठ के रो पड़ते हैं, लेकिन सिफ्लाइनम का बच्चे ने तो हद की होगी, ओवर क्राइम, कि माँ बाप भी तंग, सारे तंग, और जलापा हर दूसरे तीसरे रात को उठ कर रोएगा तो उसको जलापा दें, इंशाल्लाह वो भी ठीक होगा। सोए ना, देखिए नींद नहीं आती तो उसको काफिया देंगे, लेकिन काफिया 1 mg रोज देनी पड़ेगी। काफिया 30 देने से कुछ नहीं होता, 1 mg 10 दिन देने से कुछ नहीं होता, रोज एक खिलाएं। काफिया बड़ी सेफ मेडिसिन है, नुकसान नहीं करेगी। मैं अपना बात करता हूँ, आपकी मर्जी दे। मैंने काफिया CM रोज की भी एक दे के इतने सीवियर इंसोमनिया को ठीक किया है कि वो मरीज भी हैरान है और डॉक्टर भी हैरान है कि ये कैसे ठीक होगा। तो पिछले 20 साल से गोलियां खाता था, और कितने मरीजों को मैंने काफिया 1 mg रोज या CM रोज दी। पहले मैं देता 1 mg 200, नहीं फर्क पड़ता, CM देता हूँ तो वो फर्क पड़ता। अब काफिया में लिखा है कि जी नींद की सबसे बेहतरीन दवाई है, लिखा है कि नहीं? क्यों भाई? तो पोटेंसी तो कहीं नहीं लिखी, मैं बता रहा हूँ फिर आपको, ठीक है, आजमा के प्रूव करके फिर मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग डरते हैं CM से। मैंने पिछले लेक्चर में भी ऑन लाइव कहा था कि CM हमारी बहुत हल्की पोटेंसी है रिएक्शन के हवाले से, जितना क्यू रिएक्शन करेगा
30 करेगी, 6 करेगी, हमारी सीएम उतना रिएक्शन नहीं करेगी। ओके, पूरा सर स्पॉट जी करोड़ा। और कोई सवाल जी? अभी हम 14 अगस्त का करेंगे। अब ये मैक्टम वाले आए हुए हैं हमारे आरिफ साहब, ये 14 अगस्त की खुशी में सब्ज़ रंग का केक लेके आए हैं। सब्ज़ कपड़े तो नहीं पहना, आज हम केक भी काटेंगे और फिर उसके बाद यहीं पे नमाज होगी, फिर नमाज के बाद जिससे जाना बोल जाए। भुट्टा साहब जरा अगली दवाई देखिए, मर्ग कार से कौन सी बन रही है जरा उस बोरिक में। तो सामने